जी बेटा, बात हमारी चल रही थी डाइल्यूटेड ईपीएस की। डाइल्यूटेड जरा थोड़ा सा रिवाइज करना जरा जहां तक पहुंचा था। डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट ये है कि समटाइम्स कंपनीज के पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू हो सकते हैं। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब कोई ऐसा प्रेफरेंस शेयर या ऐसा कोई डिबेंचर या बॉन्ड या ऐसी शेयर ऑप्शंस जिनके अगेंस्ट फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर्स इशू हो सकते हैं। अगर ये अज्यूम कर लिया जाए कि वो शेयर्स इशू हो गए हैं, तो देन उन शेयर्स के इशू होने की वजह से हमारी बेसिक ईपीएस पे जो इफेक्ट आएगा वो कैलकुलेट करने का नाम डाइल्यूटेड ईपीएस है। और अगर इस डाइल्यूटेड ईपीएस में, इस ईपीएस में कमी आएगी तो ये शेयर होल्डर्स को पहले ही बता देनी है। आई होप कि मैंने कुछ समरी सही बोली है। एक दो चीजें बल्कि हमने पढ़नी थी कल तक। नंबर वन, अगर शेयर ऑप्शंस हो तो उनमें से जो फॉर नो वैल्यू होती हैं वो डाइल्यूटिव होती हैं। और सेकेंडली फिर हमने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पढ़े थे। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जरा एक दफा दोबारा देखना जरा। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में अर्निंग्स में भी इजाफा हो जाता है और शेयर्स में भी इजाफा हो सकता है। तो फिर वो हमने एक वर्किंग की थी, जरा वर्किंग्स में जाए। इंक्रीमेंटल अर्निंग्स की वर्किंग समझ आ गई थी? थोड़ा जरा एक्सप्लेन करना है, 30,000 वगैरह 9,000 देखते जरा। अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं तो फिर 30,000 का इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। इंटरेस्ट सेव होने से लेकिन प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से फिर टैक्स एक्सपेंस बढ़ेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस 30,000 से कम हो जाएगा, टैक्स एक्सपेंस 9,000 से बढ़ जाएगा। नेट ऑफ करके 21,000 से इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर सेकेंडली इसको एग्जांपल नंबर 2 में ये कहा हुआ था कि एक डिबेंचर एक ही शेयर में कन्वर्ट होना है, तो 2 लाख डिबेंचर्स है, तो देयरफॉर इंक्रीमेंटल 2 लाख शेयर्स बन जाएंगे। एक वर्किंग मैंने एक इजाफी भी करवाई थी आपको। इंक्रीमेंटल ईपीएस का फार्मूला बताएं। इंक्रीमेंटल अर्निंग डिवाइड बाय इंक्रीमेंटल शेयर्स। उसकी जरूरत अभी थी नहीं, लेकिन अभी नेक्स्ट एग्जांपल में आनी, इसलिए मैंने कहा आपको आइडिया दे दूं। देन फाइनली फिर बेसिक को सामने रखा जाता है और बेसिक अर्निंग्स में भी इंक्रीमेंटल अर्निंग्स ऐड कर दी मैंने, और बेसिक शेयर्स में भी इंक्रीमेंटल शेयर्स ऐड करके एक रिवाइज्ड वर्किंग कर ली, और हमारा रिवाइज्ड आंसर कम आया। कम आया बेसिक से, देयरफॉर इसका मतलब डाइल्यूशन एक्सपेक्टेड है, और हम देयरफॉर 1 पॉइंट, फाइनल क्या आंसर आया था 1 पर शेयर पे हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस डिस्क्लोज हो जाएगी। 2.79 बेसिक ईपीएस डिस्क्लोज होगी और 1 पर शेयर डाइल्यूटेड ईपीएस डिस्क्लोज हो जाएगी। चलिए एग्जांपल नंबर 3 ढूंढेंगे। पेज नंबर कौन सा आ गया? पेज 112 आ गया। इस एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर एक पैराग्राफ लिखे हुए, बल्कि 2 ही लिखे हुए उनको, लेकिन ऐसा इंग्लिश में पढ़ने से पहले हम जरा अप्लाई कर लेते हैं कि स्टोरी है क्या। सिर्फ अब यहां से ऑनवर्ड्स काम कंसंट्रेशन कराया गया जी प्लीज। गोल्ड लिमिटेड से, गोल्ड लिमिटेड हैज 12,000 ordinary shares and 4 million rupees 5% convertible bonds in issue as at 31st December 2012. There have been no new issue of shares or bonds for several years. 12 मिलियन सॉरी क्या है, और से देख के बताएं 4 मिलियन क्या है। बॉन्ड्स नहीं है, बॉन्ड्स के रुपीस हैं ये। 4 मिलियन रुपीस के बॉन्ड्स हैं। नॉमिनल वैल्यू अगर मिल गई तो बॉन्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं। द बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स इन 2013 या 14। क्या ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है? 13 में कन्वर्टेबल है या 14 में है?
एट द फॉलोइंग रेट, अब फुल कंसंट्रेट, यहाँ नई चीज क्या आई है, एट 30 शेयर्स फॉर एवरी ₹100 of the bond if converted at 31st December 2013, at 25 shares for every ₹100 of bonds if converted at 31st December 2014। 13 में कन्वर्ट होने 14 में, 13 में भी हो सकते हैं और 14 में भी हो सकते हैं। 13 में अगर कन्वर्ट होंगे, 13 के एंड पे अगर कन्वर्ट होंगे तो हर 100 रुपए के बदले 30 शेयर्स इशू होंगे। और नेक्स्ट आप बताएं। अगर 14 के एंड पे कन्वर्ट होंगे तो हर 100 रुपए ऑफ बॉन्ड के बदले 25 शेयर इशू होंगे। हम किस डेट पे खड़े हैं, तो एंड कर लें जरा। टोटल अर्निंग्स फॉर द ईयर एंड टू 31 December 12 वाज 36 मिलियन, अर्निंग्स 36 मिलियन है। टैक्स इज पेबल एट द रेट ऑफ 30% ऑन प्रॉफिट्स है। कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस है। जो मसला है उसको जब वहां पहुंचेंगे सॉल्व कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ें। जी सर, बेसिक ईपीएस हम 2012 के एंड पे वर्किंग कर रहे हैं, 31 December 2012 बेसिक ईपीएस की वर्किंग करवाएं। डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग हमेशा किस वर्किंग के बाद होगी? मसलन फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट में उसने बेसिक ना कहा होता, ई बंदे ने पहले बेसिक सामने आएगी फिर डाइल्यूटेड ईपीएस होगी, क्योंकि बेसिक में ही तो शायद एडजस्टमेंट्स होनी है। जी अर्निंग्स बताएं। 36 मिलियन। हाउ मेनी ऑर्डिनरी शेयर्स? 12 मिलियन शेयर्स ही हैं 12 मिलियन। अच्छा ये अब एहतियात रखनी है, ये रुपीज अगर होते तो हमें शेयर्स चाहिए, ये शेयर्स ही हैं और हमें शेयर्स ही चाहिए हैं। आंसर सॉल्व करें। ₹3 पर शेयर। ओके है सर, देन वर्किंग शुरू करवाएं। क्या कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है? क्या कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है? किस नाम से है? जल्दी करते हैं आप लिखने की। क्या पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर कोई है? कौन सा शेयर है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं तो क्या कोई इंक्रीमेंटल अर्निंग होगी? पेशेंस दिखाएं, बल्कि उसी तरह वर्किंग करवाएं जैसा कल करवाई थी। क्या वर्ड बोला मैंने, क्या सेंटेंस बोला मैंने? अगर क्या किस में कन्वर्ट हो जाए तो क्या कोई इंक्रीमेंटल अर्निंग होगी? क्या सेव हो जाएगा? इस बॉन्ड का इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। इस बॉन्ड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएंगे, कैसे करूं? 4 मिलियन ऑलरेडी रुपीज हैं, 5% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कैलकुलेटर पे वर्किंग करवाएं। सेविंग किस चीज में सेविंग हो जाएगी? सेविंग इन इंटरेस्ट। सेविंग इन इंटरेस्ट की वर्किंग करवाएं, प्लीज करवा दें यार, क्या हो गया यार। 4 मिलियन इंटू 5% इज इक्वल टू 200,000। लेकिन इंटरेस्ट अगर सेव हुआ
तो क्या प्रॉफिट बढ़ जाएगा सर? और प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगा? इंक्रीज इन टैक्स हो जाएगा। क्या रेट ढूंढे? कैसे वर्किंग करूं? 2 लाख इंटू 30%, आंसर 60,000। किस चीज का आंसर 1,40,000 आएगा? इंक्रीमेंटल अर्निंग। ये दोनों फिगर्स आपस में माइनस क्यों कर रहे हैं आप? इंटरेस्ट सेव होना, हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है, टैक्स एक्सपेंस बढ़ना, एक्सपेंस बढ़ रहा है, नेट ऑफ होके 140,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लिख रहे सर। नहीं यार, ना करो यार, सेंटेंस पढ़ो तो सही लिखा हुआ। Gold Limited has 12 million ordinary shares and rupees 4 million 5% convertible bonds. कन्वर्टेबल बॉन्ड के रुपीज ही हैं, और बॉन्ड्स अगर है तो इंटरेस्ट रेट होगा कोई। प्रॉफिट 4 मिलियन कहां से आएगा? एंड रुपीज 4 मिलियन 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इन इशू। जो कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू है उनके रुपीज बताए। ठीक है, प्लीज प्लीज नोट कर लिया सर। हाउ टू थिंक समझ आ गए कैसे सोच रहा हूं मैं? तो बताएंगे मैंने क्या सोचा। नेक्स्ट वर्किंग है ना सर, इंक्रीमेंटल शेयर्स। अगर बॉन्ड्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं तो कितने इजाफी शेयर्स इशू होंगे? नहीं, वर्किंग अभी है, पहले वर्किंग फाइनल करना ना जरा। क्या चेक करने लगा हूं प्लीज, क्या चेक करने लगा हूं? अगर क्या चीज किस में कन्वर्ट हो जाए? चलें जी, हेल्प करें जी, आप बताएं कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? दो ऑप्शंस दी हुई हैं। हम इस वक्त किस डेट पे खड़े हैं? 2012 के एंड पे खड़े हैं। क्या हमें पता होगा कि शेयर होल्डर्स 2013 में ये ऑप्शन अवेल करेंगे या 14 में? वो 13 में भी कर सकते हैं, 14 में भी, उनके पास चॉइस है। हम तो 12 में खड़े हैं, तो आप बताएं 13 में ऑप्शन अवेल होगी या 14 में? कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, दोनों में नहीं है, 13 में भी कर लेंगे, 14 में भी। हमें अभी नहीं पता हम किस डेट पे प्लीज खड़े हैं। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो तकरीबन मैंने भी वही कहना, लेकिन फ्यूचर की ऑप्शंस है जो फ्यूचर में अवेल होनी है। हम ये अज्यूम करेंगे कि वो शेयर होल्डर्स वो ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, बॉन्ड होल्डर्स वो ऑप्शन ऑप्ट करेंगे जिसमें ज्यादा शेयर इशू होंगे। उसकी वजह ये है कि जरा एक दो पेजेस पीछे जाएं। हमने असल में वर्स्ट केस सिनेरियो बताना है। ये वर्ड्स याद आ रहे हैं? किसी को बताएंगे कौन सा पेज है, कौन से पेज पे था ये? डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हुए हमने मैक्सिमम डाइल्यूशन दिखानी है। तो देयरफॉर अगर एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शंस हो तो हम, कौन सा पेज है? 111 पे ढूंढने रखें, बस केस सिनेरियो कल मैंने हाईलाइट भी करवाया था। तो अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो तो हम ये अज्यूम करेंगे कि शेयर होल्डर उस ऑप्शन पे जाएंगे जिस ऑप्शन में नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे या कम होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होने में हम इंटरेस्टेड क्यों हैं? ताकि हम मैक्सिमम डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकें। तो जब मैंने 2 पैराग्राफ छोड़े थे, वापस आ जाए एग्जांपल 3 के ऊपर, उनमें यही लिखा हुआ था, जरा एक दफा पढ़ भी लेते हैं। अगर तो एक ही कन्वर्जन ऑप्शन दी हो जिस तरह एग्जांपल नंबर 2 में दी हुई थी, फिर तो वही हम अज्यूम कर सकते हैं कि वही ऑप्शन अवेल होगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शंस हैं तो हम कौन सी सिलेक्ट किया करेंगे? एग्जांपल नंबर 2 की रिक्वायरमेंट जहां एंड हुई थी वहां एक पैराग्राफ ढूंढे जरा। इफ द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज फेस्ड विद more than entity being the issuer of the instrument, company entity must use the
most dilutive option in the diluted earnings per share calculation. For example, हाँ जी एक और बल्कि ये सिचुएशन भी जरा गौर से पढ़ें. If the holder of the debenture has the option to convert the debentures into an ordinary share or to redeem it for cash, अगर ऑप्शन है जी वो कैश भी ले सकता है और शेयर भी ले सकता है, हम क्या अज्यूम करेंगे? वो कैश लेगा या शेयर्स लेगा? हम शेयर्स क्यों अज्यूम करेंगे? क्योंकि उसी की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे और हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो दिखा सकेंगे. द एंटिटी मस्ट अज्यूम दैट द होल्डर विल चूज द ऑर्डिनरी शेयर्स सिंस दे विल इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स एंड देयरफॉर डिक्रीज द, हमने मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाना है. देन जो नीचे बात हो रही है वो शायद नेक्स्ट पैराग्राफ में है. द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इज इंक्रीज्ड by adding the maximum number of new shares that would be created if all the potential shares are converted into the maximum number of new shares underline करें. अगर एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शंस होंगी तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स वाली कन्वर्जन ऑप्शन ऑप्ट किया करेंगे. बात क्लियरली समझ आ गई है? देयरफॉर काइंडली एग्जांपल नंबर 3 में बताएं. हम अज्यूम करेंगे कि कन्वर्जन 31 दिसंबर 13 पे होगी या 14 पे होगी. हम 13 क्यों ऑप्ट कर रहे हैं? क्योंकि उसमें ज्यादा शेयर्स में कन्वर्जन हो रही है. कैलकुलेटर उठाएं. अभी भी वर्किंग वैसे चैलेंजिंग है. सबको पता है 30 वाली ऑप्शन क्यों उठा रहे हैं हम? क्योंकि वो पहले लिखी हुई है, क्योंकि वो ज्यादा शेयर्स वाली ऑप्शन है. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया? आपको प्लीज समझ आ गया सर? अब ये सेंटेंस पढ़ दें. अब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते. क्या सेंटेंस लिखा हुआ है? क्या सेंटेंस लिखा हुआ है? हर 100 रुपया 30 शेयर में कन्वर्ट होना है. ढूंढे टोटल रुपए हैं कितने? 4 मिलियन किसके रुपए हैं? बॉन्ड्स के, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के रुपए हैं. डिवाइड बाय, सबको पता है बॉन्ड के रुपए डिवाइड बाय बॉन्ड के रुपए मल्टीप्लाइड बाय शेयर से हमने पहुंचना है. डिवाइडेड बाय ओके है सर? बोल दें जरा. डिवाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय, अगर खुदा ना खासा मैं शाम तक डिवाइड बाय कहता रहूं तो आपने 100 ही पे रहना है. मैंने 30 पे आना है, लेकिन डिवाइडेड बाय असूलन मुझे अब मल्टीप्लाई पे आ जाना चाहिए. लेकिन एक बार फिर बता दें, डिवाइड बाय 100 इंटू 30. आंसर आया 12 लाख क्या इंक्रीमेंटल शेयर्स. लिखे मत. जी बड़ा ऑनलाइन आपको समझ आ गया? जी एक वर्किंग कैंडी बेटा वही भी जरा कर लें जरा, जो भी मैंने कल आपको करवाई थी इंक्रीमेंटल ईपीएस वाली. वो अभी वंस अगेन यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एग्जांपल 4 के बाद फिर गेम ऑन हो देनी. इंक्रीमेंटल ईपीएस 140 डिवाइडेड बाय 12 लाख 1.2 मिलियन इज इक्वल टू 0.1167 per share. What is the formula of incremental EPS? Incremental earnings divided by incremental shares. अब इन फिगर्स को यूज करें और काइंडली डाइल्यूटेड ईपीएस अपने हाथ से कंप्लीट करें.
जी सर, डायल्यूटेड ईपीएस फाइनली आई, डिस्क्लोज करेंगे? मेरे क्वेश्चन का आंसर, मेरे क्वेश्चन का मतलब नहीं समझे आप लोग? 2.74 डिस्क्लोज करेंगे? क्यों? किसके साथ देख के बता रहे हैं? 3 के साथ देख के आप बता रहे हैं डाइल्यूशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आंसर 3 से ज्यादा आ जाता तो कैलकुलेशन तो होगी है, लेकिन आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसका मतलब डाइल्यूशन एक्सपेक्टेड नहीं है, और खुशी जल्दी बताने की जरूरत नहीं है। खुशी इंशाल्लाह जब होगी तब एंजॉय कर लेंगे। डन है सर? देन पेज नंबर 113 के स्टार्ट पे आ रहे हैं। जी नोट कर लिया सबने? एग्जाम्पल नंबर 4 पे पहले आ जाएं, 2 पैराग्राफ फिर छोड़ दें, पहले जरा अप्लाई कर लेते हैं। सिल्वर लिमिटेड, ब्राउन से गोल्ड, गोल्ड से सिल्वर। सिल्वर लिमिटेड हैज 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू। प्लीज पेज 113, एग्जाम्पल नंबर 4, स्टार्ट से थोड़ा सा नीचे। Silver Limited has 10 million ordinary shares in issue on 1st January 2015. There has been no issue of shares for several years. However, the company issued rupees 2 million of convertible 6% redeemable preference shares on 1st April 15. These are convertible into ordinary shares at the following rates. पहले तो ये मसला जरा खुद ही हल कर दें, बताएं हम इसमें से क्या उठाएंगे। लग रहा है कि आप समझ गए बात, पहले वाला उठाना होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोबारा 25 उठा लिए हमने, लेकिन जिस तरह ये पहले वाला जवाब मुझे आया है, मैंने कहा जरा कंफर्म कर लो। इन द फाइनेंशियल ईयर टू 31 दिसंबर 2015 टोटल अर्निंग्स दी हुई है, टैक्स रेट दिया हुआ है, टैक्स रेट से आगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको जस्ट अंडरलाइन करने भी पड़ेगा नहीं, मैं खुद समझाता हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, जरा मेरी तरफ देख के बताएं, जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ? सॉरी, सवाल मैं सही कर लूं जरा, ना टैक्स उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है और ना ही वो पढ़ रहे हैं। जज़ाकल्लाह सर। इसका मतलब मेरे जैसे लोग कुछ मौजूद हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक और डायल्यूटेड निकालनी। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, रिक्वायरमेंट पढ़। फुल कंसंट्रेट, छोटा सा एक मसला, उसके बाद फिर बड़े बड़े मसले आने लगे हैं। बेसिक की वर्किंग करवाएं। बेसिक अर्निंग बताएं। मत डरें प्लीज, करवा दें। 40,870,000 और रिडीम और प्रेफरेंस शेयर्स आ गए हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड लेस नहीं होना? प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड लेस नहीं होना भाईजान, भाईजान भाईजान भाईजान। वर्किंग हो गई, क्या हो गया? माइनस होना नहीं है सर, या हो गया होगा? हो गया, रिडीमेबल है। बेस बनवाएं। 10 मिलियन शेयर्स में कुछ चेंज तो नहीं इस साल? देयर हैज बीन नो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर सेवरल इयर्स। ब्रॉट डाउन भी 10 होगा, कैरी डाउन भी 10 होगा, और वेटेड एवरेज भी 10 होगा। आंसर प्लीज बता दें। 4.09 कर लें यार। दो डिजिट्स पे प्लीज राउंड ऑफ कर लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज ठीक है? आवाज ठीक है?
जी सर, थैंक यू। जी सर, नेक्स्ट वन, डाइल्यूटेड ईपीएस। दो तीन लाइनें छोड़ दें और वर्किंग में आ जाए। बेहतर ये कि वर्किंग में आकर रुक जाए। हुक्म करें वर्किंग में, पहले मैंने क्या कैलकुलेट करना है, इंक्रीमेंटल अर्निंग्स। एक सेंटेंस बोल लेते हैं, अगर ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अगर ये कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं तो क्या कुछ प्रॉफिट में इजाफा होगा। अगर बेटा ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं तो इनका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो सेव हो जाएगा। कैलकुलेटर उठाएं, फिगर सॉल्व करवाएं। 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय, प्लीज मल्टीप्लाइड बाय, प्लीज 2 मिलियन वैसे क्या है, प्लीज हर चीज पे ध्यान रखें। हम क्या ये ऑलरेडी रुपीज है, रुपीज ना होते तो पहले हम बनाते, शेयर कैपिटल है ये, मल्टीप्लाइड बाय 6%। लेकिन एक धोखा नहीं खाना, जरा डेट्स का मसला है यहाँ, जरा ढूंढे जरा ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कब हुए थे, सॉरी हाँ जी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कब हुए हैं, 1 अप्रैल 15। हम किस डेट पे खड़े हैं, 31 दिसंबर 15। फुल कंसंट्रेट कर दें, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ये बिल्कुल इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह है। किसी को प्लीज पता है सर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लायबिलिटी है, लोन की तरह है, और इसका जो डिविडेंड है वो इंटरेस्ट की तरह है, फाइनेंशियल चार्जेस में भी आता है। प्लीज प्लीज 9/12 पे कर लेगा यार, 9/12 कहाँ बीच से आ गया बीच में, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर। आंसर क्या बना, प्लीज आंसर क्या बना, 90,000। थोड़ा सा अगर पेशेंस और दिखा दें, ये क्या होगा, सेविंग इन डिविडेंड लिख रहा हूं, सेविंग इन प्रेफरेंस डिविडेंड है इंटरेस्ट, सेविंग इन प्रेफरेंस डिविडेंड है इंटरेस्ट की तरह। दोबारा जरा प्लीज, पहले फोकस नहीं कर रहे आप लोग, सही फोकस कर लेंगे, बहस बिल्कुल अब सिंपल होती जा रही है। सिंपल मींस एक ही तरह की अब रिपीट होनी है। ये 90,000 क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरा ज़हन में बनाएं। क्या इस साल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये 90,000 फाइनेंशियल चार्जेस में आ रहा होगा, आ रहा होगा। और अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं तो फिर ये 90,000 कहां से निकल जाएगा, फाइनेंशियल चार्जेस से निकलने से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आगे ना बोलिएगा, आगे मैंने बताया, यकीनन प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन बेटा ये जो डिविडेंड्स हैं, टैक्स वाले डिविडेंड्स को, टैक्स वाले डिविडेंड्स को अलायबल एक्सपेंस मानते ही नहीं है। एक हाउएवर मैंने अंडरलाइन करवाया था, वो जरा पढ़ें। अब जो हजरात टैक्स पढ़ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आपको याद कराऊंगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ टैक्स में। लेकिन जो हजरात टैक्स नहीं पढ़ रहे वो मेरी बात पे इसलिए भरोसा कर लीजिएगा क्योंकि ये नौजवान पहले मुझे कंफर्म करेंगे तो मैं आपके पास बात अपने लिए तक फाइनल करूंगा। ये जिन हजरात ने हाथ नहीं उठाया इन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है, तो इनको मैं एक दो जगह जरा याद करा देता हूँ। अगर ये ना माने तो फिर मैं पहले इनसे फाइनल करता हूँ, फिर उन हजरात पे आता हूँ जिन्हें हल्का सा हाथ उठाया था। पहले हाईवर ढूंढ लगा, सेंटेंस पढ़ रहा था मैं, टैक्स रेट इज एट द रेट, टैक्स इज एट द रेट ऑफ प्लीज 30%। हाईवर प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस। इसको जरा कंप्लीटली अंडरलाइन कर लें और इसका जरा मीनिंग मुझसे सुने। यकीनन फुल कंसंट्रेट कीजिएगा मेरे वर्ड्स पर जरा। यकीनन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंटिंग में एक्सपेंस है। सेंटेंस रिपीट करेंगे, अकाउंटिंग में एक्सपेंस है और फाइनेंशियल चार्जेस में आता है, और अगर ये ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाए तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस या डिविडेंड सेव होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन बड़ा ये जो डिविडेंड्स होते हैं, चाहे ये ऑर्डिनरी डिविडेंड्स हो
या प्रेफरेंस डिविडेंड हो, डिविडेंड्स अगर हो, डिविडेंड के नाम से अगर कोई है, कोई चीज है, प्रेफरेंस डिविडेंड हो या ऑर्डिनरी डिविडेंड हो, टैक्स वाले इसे एक्सपेंस नहीं मानते हैं। ये जिन हजरात ने अब टैक्स पढ़ा हुआ है, पढ़ रहे हैं, एक सेक्शन 21 है डिडक्शंस नॉट अलाउड वाला, उसकी पहली लाइन जो नंबर 1 लाइन है, अल्लाह करे लॉ बदल ना गया हो, उसमें यही चीज आपने पढ़ी थी कि जो ऑनर्स ड्राइंग करते हैं या ऑनर्स को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है वो अलाउएबल एक्सपेंस टैक्स में नहीं है। अगर पढ़ा हुआ है, याद आ गया तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर याद नहीं आया वो ज्यादा बेहतर है। मेरी बात क्या जहन में रखनी है आपने, हाउएवर, क्योंकि लग रहा है टैक्स के हालात अच्छे हैं, अकाउंटिंग के हालात तो मेरे सामने ही है। हाउएवर जरा मेरे साथ ज्यादा पढ़ें, दोबारा पढ़ें। हम अकाउंटेंट्स तो प्रेफरेंस डिविडेंड का एक्सपेंस मानते हैं, लेकिन टैक्स वाले डिविडेंड्स को, चाहे ऑर्डिनरी हो या प्रेफरेंस हो, वो उसे टैक्स का एक्सपेंस मानते नहीं है। इन अदर वर्ड्स, हमारी इस एडजस्टमेंट से टैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन ये अकाउंटिंग में बढ़ा है। अब जो हजार टैक्स पढ़े उन्हें ये वर्ड भी मेरा अब समझ आना चाहिए। एक अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है और एक टैक्सेबल प्रॉफिट होता है। तो टैक्स जो है वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे होता है, ये अकाउंटिंग की एडजस्टमेंट है, इससे टैक्स वालों का ताल्लुक नहीं है, देयरफॉर टैक्स इफेक्ट यहां नहीं आएगा। पिछली जो एग्जांपल्स हुई हैं, एग्जांपल 2 और 3 जरा वो ढूंढना जरा। एग्जांपल 2 और 3 में तो मैंने टैक्स की वर्किंग की है, वहां बॉन्ड्स डिबेंचर्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो डिविडेंड नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम अकाउंटेंट भी एक्सपेंस मानते हैं और टैक्स वाले उन्हें अलाउ भी करते हैं। अलाउ वर्ड होपफुली किसी को समझ आया होना है। लेकिन जो डिविडेंड्स हैं, ये प्रेफरेंस डिविडेंड हम तो एक्सपेंस बनाते हैं, लेकिन टैक्स वाले इसे एक्सपेंस नहीं बनाते हैं। तो टैक्स क्योंकि टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे होता है और प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स लायबल एक्सपेंस इन टैक्स, देयरफॉर इस केस में कोई टैक्स सेविंग इंटरेस्ट की वजह से टैक्स एक्स्ट्रा देने वाली बहस बीच में नहीं आएगी। इन शॉर्ट वर्ड्स, जब प्रेफरेंस डिविडेंड्स आ जाएंगे तो उसमें आप कौन सी एडजस्टमेंट इग्नोर कर देंगे, टैक्स वाली एडजस्टमेंट इग्नोर कर देंगे, लेकिन जहां कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आएंगे या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं तो वहां इंटरेस्ट सेविंग है। इसलिए जानबूझ के यहां जरा मैंने वर्ड्स सेविंग इन क्या लिखा है, प्रेफरेंस डिविडेंड है। हम अकाउंटेंट्स के लिए काइंडली गलत रहना चाहिएगा, हम अकाउंटेंट्स के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह ही है, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं तरह होगा तो होगा, हम इसे डी से डिविडेंड मान रहे हैं, ये आई से इंटरेस्ट नहीं है। ये कौन कह रहा है? और देर पर हम बस अपनी वर्किंग कहां पे रोक रहे हैं, नो टैक्स एडजस्टमेंट एक दफा लिख भी लेते हैं। जी दिन हजार ने टैक्स में कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की है। नो टैक्स एडजस्टमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ये कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। इट मींस इंक्रीमेंटल अर्निंग्स कितनी ही रही, 90,000। अब जिन हजरात को टैक्स भी याद नहीं आ रहा, मेरी तरह उन्होंने भी काफी अच्छा पहले पढ़ा, लगता है भूल गए, तो वो काइंडली इस बहस को फिर इग्नोर करके सिर्फ क्या याद रख लें प्लीज, वो तो बोल दें यार। अगर हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बहस कर रहे होंगे तो फिर टैक्स एडजस्टमेंट हमारे जहन में नहीं आनी चाहिए। जी ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब आई होप कि ये वाली स्टेटमेंट तो कोई भी नहीं बोल सकता कि अभी टैक्स में हमने सेक्शन 21 नहीं पढ़ा। यहां तक आते आते, हाँ शायद आपने सेक्शन नंबर ना पढ़ा हो, आपने डिडक्शंस नॉट अलाउड का सुना होगा, एक लंबी लिस्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस में, और मेरा ख्याल है इनकम अपने अब इस वक्त एओपी भी पढ़ लिया होना, और एओपी में आपको टैक्सेबल प्रॉफिट्स, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस, शर्मिंदा कर रहे हैं सर मुझे। अब देखना चाह रहे हैं, मुझे आता भी है कुछ नहीं, मेरे हालात आपके सामने ही है, आपको तो आता ना प्लीज। नहीं मैंने इस दफा पेपर असल में देने का प्लान नहीं है मेरा, मेरी फीस रह गई, अल्लाह का शुक्र है। जी सर, क्या आगे भी आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे यार? इंक्रीमेंटल अर्निंग्स के बाद यार क्या स्किप करके कहां पहुंच गए हम? इंक्रीमेंटल शेयर्स की वर्किंग करवाएं।
अब फाइनल करें जी सर, करवाएं जरा। इसमें जो मसला है वो फिर 2 पैराग्राफ्स ही पढ़ने हैं हमने। इंक्रीमेंटल शेयर्स की आपको जब तक वर्किंग पता वो तो बताए। 2 मिलियन डिवाइड बाय 100 इंटू, और यार जाने दें 25 या 20, 25 जमा 20, हायर शेयर्स की तरफ जाना हमने, इंटू 25, ठीक है। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है, 25 के बाद रुक गए। डिवाइड बाय 100 इंटू 25, ठीक है। डिवाइड बाय 100 इंटू 25, ठीक है सर। अब सर ये एक 9/12 का मसला आया है, लेकिन 9/12 का मसला एक मिनट जरा सही हल कर लें। वैसे तो आप उसको देख के भी 9/12 कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल के 4 के ऊपर जरा 2 पैराग्राफ्स में आ रहा। अब बस ये चैलेंज थोड़ा सा ये बनना, ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा हो जानी है, लेकिन ज्यादा जब चीजें हो जाए तो प्रैक्टिस उसका सोल्यूशन होता है। बार बार फिर प्रैक्टिस अगर की जाए तो चीजें फिर ही जहन में सेट होती हैं। मैं इस वक्त कौन से पेज पे हूँ, और उसका स्टार्ट में जब फर्स्ट पैराग्राफ है वहां से शुरू कर रहा हूँ, फिर सेकंड पैराग्राफ तक आता हूँ। द एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स is calculated relax on the assumption that they are in issue from the beginning of the current year or from the date of issue, whichever is later। दो छोटी छोटी सिचुएशंस आपके सामने बनाऊंगा और आपसे जरा एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे जरा ये अंग्रेजी समझा सकें, और लिखने की जल्दी ना कीजिएगा। दो छोटे छोटे सिनेरियोज हैं, आप आराम से उन्हें नोट कर लीजिएगा। पहले रुक जाए जरा। सपोज शेयर्स इशू हैं, इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा थोड़ा सा तरतीब सीधी कर लेना। अकाउंटिंग पीरियड हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2024 पे। दिस इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या उलट ही कर लो, बिगिनिंग ऑफ पीरियड 1 जनवरी 2024। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स भी करूं। इशू ऑफ कन्वर्टेबल्स, कन्वर्टेबल से समझ आ जाएगा। कन्वर्टेबल्स की एग्जांपल, तो कन्वर्टेबल्स, जज़ाकल्लाह। 1 जुलाई 2023 फुल कंसंट्रेट। हम सपोज 2024 में है, हमारे अकाउंटिंग पीरियड का स्टार्ट कब हो रहा है? 1 जनवरी 2024 पे। ये कन्वर्टेबल्स कब इशू हुए हैं? सपोज 1 जुलाई 2023 का मतलब पिछले साल। पिछले साल में क्या हुआ होगा, एक सेकंड उसे छोड़ें, वो मेरे सेकंड सिनेरियो में आपको समझ आ जाएगा। आप जरा बताएं 2024 में इन कन्वर्टेबल्स को कब से कंसिडर करें? ऊपर इंग्लिश पढ़ के। Additional number of shares is calculated on the assumption that they are in issue from the beginning of the year। कौन सी डेट है? 1 जनवरी। डेट ऑफ इशू कौन सी डेट है? 1 जुलाई। विच एवर इज लेटर का मतलब बताएं। इस साल हम नहीं, बाद वाला मतलब उसे अप्लाई करना है। इस डेटा में बाद वाली कौन सी डेट बनेगी? 1 जनवरी 2024। इसका मतलब करंट ईयर में इसे पूरे 12 महीने लेंगे। विच एवर इज लेटर या विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल गौर से देखें। सपोज बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2024 ही है, लेकिन कन्वर्टेबल्स इशू हैं 1 अगस्त 2024। पहले लेटर फाइनल कर। व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? 1 जनवरी 2024। व्हाट इज द डेट ऑफ इशू? इनमें से लेटर कौन सी डेट है? तो हम 1 अगस्त मींस 5/12 करेंगे। और यकीनन फर्स्ट सिनेरियो जो मैंने बनाया था, पिछले साल में हम इसे 6/12 कर रहे होंगे। इन्ना लिल्लाहि। पिछले साल 1 जुलाई 2023 पहला सिनेरियो है। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2।
24 में पहले 24 फाइनल करें। सिनेरियो 1 में 2024 में कितने महीने लेंगे? 12। लेटर डेट 1 जनवरी बनती है। सेकंड सिनेरियो में लेटर डेट तो 5 महीने लेंगे। यहां तक ओके है प्लीज? फर्स्ट सिनेरियो में वापस आए, अगर 2023 में हो तो 2023 का स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2023। इशू डेट क्या है? तो लेटर डेट पिछले साल के मुंह में 1 जुलाई बनेगी, वहां 6 महीने गिने होंगे। 24 में 12 महीने और 24 में 5 महीने लेंगे। नीचे एक सेकंड आए जरा, एग्जाम्पल 4 में। एग्जाम्पल 4 में बताएं बिगिनिंग ऑफ द ईयर कौन सी डेट है? प्लीज कौन सी डेट है? इशू डेट कौन सी है? लेटर कौन सी है? 1 अप्रैल मीन्स 9/12 कर लेंगे। ऊपर पेज के बिल्कुल स्टार्ट में चले जाएं, पेज के बिल्कुल स्टार्ट में चले जाएं और ये दो एग्जांपल्स 1 और 2 करके लिख लें। 1 और 2 का मतलब दो सिनेरियोज बना लें और जो मैं बॉक्स बना रहा हूं ये हमारा फाइनल आंसर है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आपने ट्राई किया विच एवर इज लेटर, लेटर या रीड? जी नोट कर ली सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर हो गए? इससे अगला पैराग्राफ पढ़ लीजिए, तो नेक्स्ट पैराग्राफ था वो तो वही एक्सप्लेन हुआ शायद। If new convertibles are issued during the period, बात शायद सिंपल ये है, तो देन फिर कहां से कंसिडर करेंगे? जब से इशू हुए होंगे, क्योंकि उस केस में इशू डेट ही लेटर बनेगी। एग्जाम्पल 3 में जरा जाए, मेरे कहा जा रहा है एग्जाम्पल 3 में ईयर एंड पे इशू हुए थे। एग्जाम्पल 3 की दूसरी लाइन, ईयर एंड पे इशू हुए हैं या ईयर एंड पे वो मौजूद हैं? एज एट है या इशू एट है? एक ही बात है यार। साल के एंड में है, एज एट है, इशू डेट वहां नेक्स्ट लाइन में शायद बताई हुई है, देयर वो हैज बीन नो इशू ऑफ शेयर और बॉन्ड फॉर, बहुत अरसे से बॉन्ड इशू नहीं हुए। ये बॉन्ड किस वक्त इशू हुए मौजूद हैं, उस दिन मौजूद है, इशू पिछले सालों में। ठीक है प्लीज। एग्जाम्पल 3 में पूरा साल ही बनता है, करंट ईयर पूरा साल ही बनता है। नहीं बात क्लियर होगी प्लीज? चलिए वाइंड अप करेंगे। दो चीजें आई हैं इस बहस में, नई दो चीजें आ गई हैं। नंबर 1, इंक्रीमेंटल अर्निंग्स कैलकुलेट करते हुए हमने टैक्स को इग्नोर किया है, और नंबर 2, इंक्रीमेंटल शेयर्स हमने कब से गिनने हैं? विच एवर इज लेटर, इस केस में इशू डेट बनती है 1 अप्रैल। 9/12 ठीक है? और ठीक है सर, आंसर बताइएगा। आ जाए वापस आ जाए ना, वर्किंग कर रहा था ये। बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर हो गए? प्लीज 3,75,000 समझ आ गया सर? एक वर्किंग करते हैं जरा, इसके बाद मैं कौन सी वर्किंग करवाता हूँ? इंक्रीमेंटल ईपीएस की वर्किंग करते हैं, अपने हाथ से फिनिशिंग टच दें। इंक्रीमेंटल ईपीएस 90,000 डिवाइडेड बाय 3,75,000 इज इक्वल टू 0.24 रुपीज, 0.24
पर शेयर यूज करें फिगर्स, डाइल्यूटेड ईपीएस फाइनल करें 40870 जमा 90,000 डिवाइडेड बाय क्या सामने है और क्या हो रहा है। बेसिक सामने है और डाइल्यूटिव शेयर्स की एडजस्टमेंट हो रही है, शेयर्स और अर्निंग की एडजस्टमेंट हो रही है। फाइनल आंसर बता दें, क्या ये डाइल्यूशन हो रही है? किसको देख के आपने बताया है? प्लीज बेसिक ईपीएस को आपने देख के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कर लिया। बात आपकी ठीक है, लेकिन शायद सिचुएशन जरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इसलिए विच एवर इज लेटर को जहन में रखने में हर्ज नहीं। ठीक है सर।